Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class, we have completed elasticity of demand and types of elasticity of demand. तो लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मतलब ये कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि कमोडिटी की प्राइस जब चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसका क्या असर पड़ रहा है और कितना असर पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग आगे देखें, अगर हम लोग आगे मूव करें तो मैं आपको बताती हूँ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली होता क्या है। देखिए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस में डिफर एंड हेंस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड कुड आल्सो डिफर। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब क्या होता है, degree of responsiveness of a quantity demanded to a change in price may differ and hence elasticity of a demand could also differ। जब भी किसी कमोडिटी की हमारी प्राइस चेंज होती है तो प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी कुछ डिग्री की चेंजेस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। मतलब कि प्राइस के चेंज होने की वजह से, प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने डिग्री में वो रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या होता है, हमारा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि किस तरह हमारा क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स कर रहा है अगर हमारी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड होती है ना, डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है वो भी चेंज होती है। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। जैसे आपने इलास्टिक अगर खरीदा हो, जैसे रबर बैंड की अगर हम लोग बात करें, जो बालों में हम लोग रबर बैंड लगाते हैं, उसको जब आप स्ट्रेच करिए तो वो कितनी ईजिली स्ट्रेच हो जाता है। मतलब वो इलास्टिक रहता है, उसके अंदर इलास्टिक लगी हुई होती है, इसीलिए तो ईजिली वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है लचीलापन। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से उसको हम लोग स्ट्रेच कर सके, खींच के उसको बड़ा कर सके और छोड़ के उसको छोटा कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी। ये होता है हमारा इलास्टिसिटी। डिमांड अगर बहुत फटाफट चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी को बता रहा है कि डिमांड हमारा कितना ज़्यादा लचीला है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने लिया है डिमांड फॉर मेडिसिन एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, मेडिसिन की डिमांड अगर आप देखिए तो मेडिसिन हमारी एक नेसेसिटी है। मतलब मेडिसिन क्या है, एक नेसेसिटी है। मेडिसिन की डिमांड प्राइस की इंक्रीज़ या प्राइस के डिक्रीज़ होने पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेडिसिन क्या है, ये नेसेसिटी वाली चीज़ है। अगर मान लीजिए कि मेडिसिन चाहिए तो भाई कोई इंसान अगर बीमार है तो उसको उस टाइम मेडिसिन की चाहे कितनी भी दाम हो, कितनी भी उसकी प्राइस हो, भले कितनी भी हाई प्राइस हो, उसको अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम उसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो खरीदना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी उसकी रिक्वायर हो, कितनी भी उसकी प्राइस हो। प्राइस उसकी कितनी भी ज़्यादा हो, अगर किसी पर्सन को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, किसी पर्सन को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट अगर है तो उस समय उसकी परचेज़ की ही जाएगी, ठीक है ना। तो मेडिसिन चूँकि हमारा एक नेसेसिटी वाला आइटम है, इसी वजह से प्राइस के इंक्रीज़ या प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसी के कंपैरिज़न में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लो, जैसे मान लो कि आप बहुत दिन से ये चीज़ सोचे हो कि मुझे एक टीवी खरीदना है और आपने देखा कि टीवी की प्राइस इस टाइम बहुत कम हुई है, तो आप झटाक से जाके टीवी खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हुई है। बट इन केस अगर टीवी की प्राइस अगर ज़्यादा है तो आप ये सोचेंगे कि चलो इतने दिन तो हमने वेट कर लिया, कुछ दिन और हम लोग वेट कर लेते हैं, जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी थोड़ी तो हम लोग ले लेंगे, परचेज़ कर लेंगे टीवी। तो एक क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कोई ऐसा आइटम नहीं है, नेसेसिटी वाला आइटम नहीं है कि अगर आपके पास टीवी ना हो तो आप जी नहीं पाएँगे, आप साँसें नहीं ले पाएँगे, ऐसा नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, आपको बस एक है कि हाँ, मुझे चाहिए, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मतलब आपकी कोई नेसेसिटी वाली आइटम नहीं है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हैं। इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, इसके डिमांड पे इसके प्राइस का इंक्रीज़ होने या डिक्रीज़ होने का असर पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी वाली आइटम नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी वाली आइटम नहीं है। एक तरीके से आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ भी होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना टीवी देखे रह नहीं सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। जैसे कि बेसिक नीड हमारी क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, फूड, ठीक है? तो फूड है तो आपके लिए नेसेसिटी का आइटम है, इस वजह से आपको वो लेना ज़रूरी है। मेडिसिन है, कोई पर्सन है जिसकी मेडिसिन डेली बेसिस पे चलती है, तो भाई उसके लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए मेडिसिन। तो प्राइस उसकी हाई हो या लो, मेडिसिन कितने भी प्राइस पे परचेज़ तो की ही जाएगी। बट कोई ऐसी चीज़ है जैसे ड्रेस है, आपके पास 10 ड्रेस है, ठीक है? मान लीजिए 10 आपके पास आउटफिट है, आप एक और लेने के लिए सोच रहे हो, तो भाई आपके पास ऑलरेडी 10 है, अगर आप एक नहीं भी लेते हो या फिर एक बाद में भी लेते हो, ठीक है? तो उससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है? ना ही कोई बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा आपका हो जाना है। तो ऐसे-ऐसे नीड्स को जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं ना, जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, वो ऐसी नीड्स पे प्राइस की कम या ज़्यादा होने का असर पड़ता है। बट कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं।
जैसे मेडिसिन, तो इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था। अब हम लोग मूव करते हैं काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी पे, ठीक है? काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे 5 तरह के हमारे इलास्टिसिटी होते हैं। मतलब 5 तरीके से हम लोग डिमांड अगर चेंज हो रहा है ना, तो 5 तरीके से हम लोग बता सकते हैं। डिमांड अगर इलास्टिक है, तो हम लोग 5 तरीके से बता सकते हैं, 5 ऐसे तरीके। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। वेरियस काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड आर देखिए। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था, लास्ट वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो उसकी प्रीवियस वीडियो की लिंक होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में हमारा जो इलास्टिसिटी आ रहा था वो 0.62 और 0.65 समथिंग ऐसा आ रहा था, ठीक है? तो ये क्या है 0.65 जो हमारा आंसर जो आ रहा था, ये क्या है न्यूमेरिक टर्म्स में हमने इसको वो काउंट किया है, न्यूमेरिक टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, पूरा फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट वगैरह करके, तो ये न्यूमेरिक टर्म्स में हमारा इसका आंसर आया है, ठीक है? तो 0.62 और 0.65 हमें क्या शो करता है? हमें ये शो करता है कि ये जो भी एक डिमांड है कमोडिटी की, वो लेस इलास्टिक डिमांड है, लेस इलास्टिक। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा है। वैसे मैं आपको आगे ये चीज़ बताऊँगी कि किस केस में हमारा लेस होता है, किस केस में हमारा मोर इलास्टिक होता है, किस केस में यूनिटरी होता है, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। बट मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है? तो बेसिकली मुझे आपको बस ये यहाँ पे बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि नंबर के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने 5 तरीके के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बताया है। देखिए एक होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा हमारा क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक जैसे इलास्टिक का मतलब क्या होता है लचीलापन, इनइलास्टिक का मतलब क्या है जिस पे कोई असर नहीं पड़ता है, प्राइस बढ़े चाहे घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही स्टिफ रहूँगा। जिसमें एकदम डिमांड में स्टिफनेस रहती है, ठीक है? बिल्कुल चेंज नहीं होता, जिस जिस चीज़ में कोई लचीलापन होता नहीं है, वो हमारी वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है। थर्ड होता है हाई इलास्टिक डिमांड, जिसको आप लोग मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं। फोर्थ हमारा होता है लेस इलास्टिक डिमांड, एंड फिफ्थ हमारा होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये ऐसे 5 तरीके हैं जिनको आप मतलब 5 तरीकों से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है, या फिर बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको यूज़ करके। अब एक-एक करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स फॉर स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ फर्स्ट हमारा क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बेसिकली होता क्या है? देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होता है जहाँ पे हमारी प्राइस में मतलब कमोडिटी के प्राइस में थोड़ी सी चेंजेस आती है, मतलब स्लाइड चेंजेस होते हैं हमारी कमोडिटी के प्राइस में, बट थोड़ी सी चेंज होने की वजह से ना हमारा जो डिमांड होता है ना वो इन्फिनिटी तक इंक्रीज या फिर 0 तक डिक्रीज हो जाता है। मतलब आप समझे कि प्राइस में 1-2 रुपये की चेंजेस आए, या फिर मान लीजिए इतनी चेंजेस आई जो हमारे लिए ना के बराबर होती है, जो मार्केट में ना के बराबर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कमोडिटी की डिमांड या तो इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो जाती है या फिर 0 तक डिक्रीज हो जाती है। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि किसी भी चीज़ पे अगर नेग्लिजिबल अगर उस पे चेंजेस आते हैं उसके प्राइस पे, मतलब इतने ज़्यादा इतने कम चेंजेस उसमें आते हैं कि वो चेंजेस पता भी नहीं चलता है। 1-2 रुपए के चेंजेस या फिर नाम मात्र किसी चीज़ के प्राइस पे अगर चेंजेस आता है, तो कभी ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि 0.2 पैसे का अगर चेंज अगर किसी चीज़ पे आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि या तो उस कमोडिटी की डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो जा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रही है, एकदम जीरो पे हो जा रही है। ऐसा रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा सिर्फ बुक में हम एग्जाम में आपको लिखना है, बट रियलिटी में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जैसा चीज़ होता ही नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ आप सुन लीजिए, आप एग्जाम में जाके लिख देना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जब चेंजेस होते हैं या फिर नाम मात्र चेंजेस होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, 1-2 का फ़र्क होता है या फिर नहीं का फ़र्क होता है, ये समझ लीजिए। तो उसकी वजह से क्या होता है उस कमोडिटी की डिमांड या तो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाती है जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो जाती है जिसको हम 0 बोलते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं ड्यू टू स्लाइड चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे क्या लिखा है ड्यू टू स्लाइड चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इफ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टिल इन्फिनिटी। प्राइस में थोड़ी सी चेंज होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कमोडिटी की प्राइस क्या हुई, थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, और थोड़ी सी डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो डिमांडेड है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हुई इंक्रीज़ हो गई टिल इन्फिनिटी तक, मतलब इतनी ज़्यादा जिसका जो अनकाउंटेबल हो जाता है, एन नंबर तक हमारी डिमांड क्या हुई इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? जो कि बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में। व्हेन देयर इज इन्फिनिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज सेड टू बी अ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इन्फिनिटी है, या फिर
थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो कमोडिटी की डिमांड थी वो एकदम से ज़ीरो हो गई। जैसे कि कम होने की वजह से जैसे डिमांड कमोडिटी की एकदम इन्फिनिटी हो जा रही है, वैसे ही प्राइस ज़्यादा होने की वजह से अगर कमोडिटी की जो डिमांड है एकदम ज़ीरो हो जाती है, तो उस केस में हम लोग जो डिमांड होता है, ऐसे केस में हम लोग उस डिमांड को कमोडिटी के उस डिमांड को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। उस केस में हम लोग उस कमोडिटी के डिमांड को क्या बोलते हैं कि हाँ, इस कमोडिटी की डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। मतलब कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, तब भी देखो इस कमोडिटी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गई है, जिसका जो अनएक्सपेक्टेड था, इतना इंक्रीज़ हो गई है। ठीक? It means that due to slight increase or decrease in the price of a commodity, or if demand become infinity or zero, then it shows the demand is perfectly elastic. It is imaginary situation. देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि देखिए प्राइसेस में थोड़ी सी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो डिमांड होती है ना कमोडिटी की, या तो वो इन्फिनिटी हो जाती है या तो वो जीरो हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि उस कमोडिटी की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कही जाती है, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए इस वाले पॉइंट पे, तो ईडी का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज इक्वल्स टू, ये जो साइन बनाया है ना मैंने, जो छोटे छोटे गोल गोल ऐसे दिख रहे हैं, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। तो ईडी इज इक्वल्स टू मतलब इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको टैबुलर एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको ये समझाया है कि हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कर्व कैसा होता है और इसका शेड्यूल किस तरह बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो टेबल में जो लिखा है, अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट केस में हमारी जो प्राइस है वो 30 है। ठीक है, जब हमारी प्राइस फर्स्ट केस में 30 है, तो यहाँ पे हमारी डिमांड देखिए, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 100 यूनिट्स की है। सेकंड केस में अगर आप देखिए तो हमारी प्राइस सेम है, प्राइस हमारी 30 ही है। ठीक है, लेकिन हमारी डिमांड कितनी चेंज होगी, 100 यूनिट से चेंज होकर हमारी डिमांड 200 हो गई। ठीक है, 200 यूनिट्स की हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। थर्ड केस में आप देखिए कि आपकी प्राइस सेम है, बट स्टिल प्राइस सेम है, बट उसके बावजूद भी आपकी जो डिमांड है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 यूनिट से फिर से इंक्रीज़ हो जा रही है, और वो इंक्रीज़ होकर 300 यूनिट्स हो गई। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी जो प्राइस है ना, वो उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट सेम प्राइस पे जो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती जा रही है। प्राइस सेम है, उसके बावजूद भी लोगों की जो डिमांड है वो या तो इंक्रीज़ हो रही है या तो डिक्रीज़ हो रही है, जबकि प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको देखिए, अगर आप ग्राफ पे अगर इसको प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखिए जो हमारी पी वाली जो लाइन है, ठीक है, जो मतलब प्राइस की जो हमारी लाइन जा रही है, जो हॉरिजॉन्टल हमारी एक लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं, जो हमारी बेसिकली डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये हमारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है और प्राइस हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। इसी प्राइस पे हमारी फर्स्ट क्वांटिटी अगर आप देखिए, तो हमारी क्यू क्या है, क्यू हमारी 200 है। इसी सेम प्राइस पे हमारी क्वांटिटी कितनी है, 200 है। ठीक है, और सेम प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम भी हो रही है, कम होकर 100 पे हो रही है। तो 100 क्या चीज़ है हमारा, तो आपका Q1 क्या है, आपका Q1 तब आ रहा है, देखिए जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है, तो आपका Q1 आ रहा है। Q1 का मतलब क्या है कि आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है सेम प्राइस पे, और डिमांड 200 से इंक्रीज़ होकर आपकी डिमांड 300 हो गई है Q1 पे। ठीक, फिर से अगर आप देखिए कि सेम प्राइस पे आपकी डिमांड कम भी हो रही है, 200 यूनिट से 100 यूनिट की आपकी डिमांड हो जा रही है Q2 पे। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में आपने देखा कि आपकी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस आपकी हॉरिजॉन्टल एकदम लाइन बनी हुई है, हमारी डिमांड कब क्या है, एकदम हॉरिजॉन्टल बनी है। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, और हमारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, और उसी कांस्टेंट प्राइस पे हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या तो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर जो हमारी ये जो लाइन बनी है, यहाँ पर जो हमारी लाइन बनी है, ये वाली लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली लाइन जो हमारी बनी है, तीनों लाइंस के ऊपर जो हमारी ऐसी लाइन एक बनी है ना, वो हमारी लाइन क्या है, वो हमारी डिमांड की लाइन है, मतलब डिमांड कर्व की लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है हमारी। ठीक, तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे प्राइस में जो चेंजेस होते हैं, या तो नाम मात्र चेंज होते हैं, मतलब कि ना के बराबर चेंज होते हैं, या तो बहुत ही मिनिमम चेंज होते हैं। नाम मात्र चेंज होने की वजह से भी हमारा डिमांड या तो बहुत इन्फिनिटी हो जाता है या तो जीरो हो जाता है। ठीक है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड पढ़ेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से भी अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, तो वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हम, ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ईडी का मतलब क्या होता है, ईडी मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब प्राइस आपकी इंक्रीज हो या फिर प्राइस आपकी डिक्रीज हो, आपकी डिमांड क्या रहेगी, वही रहेगी।
आपकी डिमांड किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंजेस होने की वजह से भी आपकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने नेसेसिटी के गुड्स दिया है, मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें। जैसे आप मेडिसिन का एग्जाम्पल है, मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मेडिसिन खाना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, नहीं। और अगर प्राइस उसकी मान लीजिए कम हो जाती है तो ऐसा भी नहीं होगा कि आप 4-5 साल का मेडिसिन पहले से ही खरीद कर रख लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। मेडिसिन की जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब उसकी प्राइस चाहे जितनी भी हो उसको आपको खरीदना ही है। तो नेसेसिटी वाले गुड्स हमारे ऐसे होते हैं ना जिनका डिमांड प्राइस पे डिपेंड नहीं करता कि प्राइस कम होगी तो हम खरीदेंगे, प्राइस ज़्यादा होगी तो हम नहीं खरीदेंगे, ऐसे नहीं होता। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में होता क्या है कि किसी भी कमोडिटी की कुछ ऐसे कमोडिटीज़ होते हैं, जैसे कि नेसेसिटी वाले जो कमोडिटीज़ होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, हमें जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है हम उतनी ही मात्रा में उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसको हमने टैबुलर एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर समझें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे डिमांड है यूनिट्स में, वो डिमांड हमारी कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो हमारी डिमांड है ना वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे डिमांड हमारी फर्स्ट केस में डिमांड हमारी 30 है। देखिए फर्स्ट केस में हमारी प्राइस 25 है तो हमारी डिमांड 30 है। सेकंड केस में हमारी प्राइस क्या है, 35 है, प्राइस इंक्रीज़ हुई, देन ऑल्सो हमारी डिमांड क्या है, 30 ही है। थर्ड केस में अगर आप देखिए कि हमारी प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, 45 हो गई, पर उसके बावजूद भी हमारी डिमांड 30 ही है। प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से भी हमारी डिमांड कम नहीं हुई है। मतलब ये कि अगर आप इस एग्जाम्पल को नेसेसिटी वाली गुड्स मान के अगर चलें, नेसेसिटी वाले गुड्स अगर आप मान के चलें तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि प्राइस इंक्रीज़ भले ही हो रही है बट उसकी वजह से हमारी डिमांड में किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व है, मतलब डी वाली लाइन जो आपकी है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस अगर देखिए तो पी प्राइस पे हमारी हमने कितनी प्राइस ली है, 35 हमने लिए। पी प्राइस पे हमने कितनी लिए, हमने 35 प्राइस, हमने 35 रुपीज़ हमने लिए। 35 रुपीज़ प्राइस पे भी हमारी डिमांड 30 ही है। ठीक है, अब अब P1 अगर आप देखिए तो P1 क्या हुआ कि हमारी जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई, जैसे प्राइस इंक्रीज़ होकर हमारी 45 हुई, तो उसके बावजूद भी हमारी डिमांड कम नहीं हुई है, हमारी डिमांड उतनी ही है, 30 यूनिट्स की है। अब प्राइस अगर कम भी अगर होती है ना, प्राइस अगर 25 भी होती है तब भी आपकी क्या है, डिमांड उतनी ही है। मतलब कि इस केस में अगर आप देखिए तो आपकी प्राइस कुछ भी है, प्राइस ज़्यादा हो या फिर कम हो या फिर इंक्रीज़ होते जा रही है, आपकी डिमांड उतनी ही है, कांस्टेंट है आपकी डिमांड। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी वाले गुड्स आप तभी खरीदोगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व, ये वाला कर्व आपका बनता है डी कर्व, या आपका वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। एंड मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में अगर आपको ये चीज़ बताया है कि हम लोग वाई एक्सिस पे प्राइस को लेते हैं एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को लेते हैं। जितने भी लॉस पढ़ेंगे आप, अगर प्राइस एंड डिमांड और प्राइस और सप्लाई का अगर रिलेशन आप बता रहे हैं, किसी के साथ भी अगर प्राइस का रिलेशन आप बता रहे हैं तो आपकी प्राइस वाई एक्सिस पे ही रहेगी और एक्स एक्सिस पे जो भी फैक्टर होगा दूसरा वो एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को ईडी इज इक्वल्स टू 0 ऐसे करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे बिल्कुल 0 है, मतलब कि हमारी डिमांड बिल्कुल इलास्टिक नहीं है। प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, हमारी डिमांड वही स्टिफ की स्टिफ रहेगी भैया। हमें तो जब ज़रूरत लगेगी तभी हम लोग उसको खरीदेंगे। ठीक, तो ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड था। थर्ड हमारा क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड और मोर इलास्टिक डिमांड आप इसको कह सकते हैं। तो हाईली इलास्टिक डिमांड आपका क्या होता है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज सेट टू हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि जो परसेंटेज चेंज हो रहा है हमारी डिमांड में वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि चेंज हमारे प्राइस भी हो रहे हैं और चेंज हमारा डिमांड भी हो रहा है। बट अगर हमारे प्राइस में 10% से अगर चेंजेस हो रहे हैं, 10% अगर प्राइस हमारी मान लीजिए इंक्रीज़ हो रही है तो 20% से हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे चेंजेस किस में ज़्यादा है, डिमांड में हमारे चेंजेस ज़्यादा है ना। यहाँ पे डिमांड हमारी 10% से तो डिक्रीज़ नहीं हो रही, डिमांड बट 20% से डिक्रीज़ हो जा रही है, मतलब कि यहाँ पे हमारे डिमांड में ज़्यादा चेंजेस है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू, इन रेफरेंस टू आप कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो हमारा क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे हमारी कमोडिटी की डिमांड हाईली इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कमोडिटी की डिमांड क्या है, हाईली इलास्टिक है, जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइस, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा कहा जाता है। ठीक, 1 हमें क्या डिनोट करता है, कांस्टेंट चेंज, मतलब कि ये जैसे मान लीजिए कि 1% से आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो जा रही है तो 1% से आपकी डिमांड भी डिक्रीज़ होगी, ये चीज़ तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 1% से अगर आपकी डिमांड 1% से अगर आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी डिमांड भी 1% से ही डिक्रीज़ हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि हमारी डिमांड जो है ना वो 1% से ज़्यादा से इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि 2% से डिक्रीज़ हो जा रही है।
हमारी डिमांड क्या है 2% से मतलब 1% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये कि यहाँ जो 1 है ये हमें डिनोट करता है कांस्टेंट चेंज। मतलब कि अगर प्राइस में 1 का बदलाव आ रहा है तो हमारी डिमांड में भी 1 का ही बदलाव आएगा, जो कि हाईली इलास्टिक डिमांड में नहीं होता है। हाईली इलास्टिक डिमांड में ज़्यादा का बदलाव आता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। प्राइस अगर 1 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड हमारी 2 रुपीज़ से क्या होगी, 2 यूनिट से हमारी क्या होगी, डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल को अगर आप देखें तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस हमारी 10% से कम हो रही है, 10% से हमारी प्राइस कम हो रही है, बट डिमांड हमारी 20% से इंक्रीज़ हो जा रही है। डिमांड हमारी 10% से इंक्रीज़ नहीं हो रही है, डिमांड हमारी 20% से इंक्रीज़ हो जा रही है। मतलब कि प्राइस जितनी हमारी कम हो रही है ना, उसका दुगना हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो जा रहा है, उसका दुगना हमारा डिमांड इंक्रीज़ हो जा रहा है। इसी वजह से इसको हाई इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, क्योंकि प्राइस के रिस्पेक्ट में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड होता है। अब इसको हम लोग टैबुलर एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर मैं इसको आपको समझाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्राइस कितनी ली है, प्राइस फर्स्ट केस में हमने प्राइस ली है 15 रुपीज़ हमने प्राइस ली है, एंड सेकेंडली हमने 10 रुपीज़ की प्राइस ली है। 15 रुपीज़ प्राइस जब हमारा था तो वहाँ पे हमारी जो डिमांड थी वो 100 यूनिट्स की थी, और जैसे ही प्राइस हमारी क्या हुई, कम हुई, हमारी डिमांड इंक्रीज़ होकर 200 यूनिट्स की हो गई। ठीक, जब यहाँ पर आप वो फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था। इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, इसका फॉर्मूला ये था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ये हमारा क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कैलकुलेट करने का परसेंटेज की फॉर्म में ये हमारा फॉर्मूला था, ये प्रोपोर्शनेट मेथड हमारा था। ठीक है, और परसेंटेज वाला भी मैंने आपको पूरा लिख कर अच्छे से वर्डिंग्स में वहाँ पे लास्ट वाले वीडियो में दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। इसी तरह अगर आप प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब चेंज इन प्राइस में को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। जब ये फॉर्मूले लगा के जब आप कैलकुलेट करेंगे ना परसेंटेज के फॉर्म में, इसमें चेंजेस की हमारी कितनी प्राइस चेंज होने की वजह से कितनी ज़्यादा हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जा रही है, मतलब कि हमारी प्राइस कितना कम हो रही है या फिर कितना ज़्यादा हो रही है, जिसका असर हमारे डिमांड पे पड़ रहा है, कि हम ये चीज़ पता लगा सकें कि हाँ, अगर 10% से हमारी प्राइस अगर डिक्रीज़ हुई है तो 20% से हमारी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज़ हो जा रही है। तो इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि चेंज इन प्राइस आपकी कितनी हुई, यहाँ पे 5 रुपीज़ हुई। ठीक है, इनिशियल प्राइस आपकी कितनी हुई, 15 रुपीज़ हुई, और इसको आप 100 से इंटू करेंगे तो आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस को आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए कि चेंज इन डिमांड कितनी हुई आपकी, 100 यूनिट्स की हुई। इनिशियल आपकी डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट्स की थी, और इसको जब इंटू करेंगे 100 से, तो आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलास्टिसिटी आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपकी हाई इलास्टिक है या फिर मोर इलास्टिक है। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले में पुट करके आप अपना आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी प्राइस चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में कितना इंक्रीज़ या कितना डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, आप अगर एग्जाम में पूरे फॉर्मूले लगाकर इसको सॉल्व करके अगर आप इसको शो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, बट लिख के वहाँ पर आप ये चीज़ बता सकते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एज़ कम्पेयर टू प्राइस हमारी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप इसका देंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि आपकी प्राइस क्या हुई, पहले आपकी प्राइस P1 थी तो आपकी डिमांड कितनी थी, Q1 थी। ठीक है, पहले आपकी प्राइस P1 थी तो आपकी डिमांड Q1 थी। जैसे ही आपकी प्राइस कम हुई वैसे ही आपकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, आपकी प्राइस के कम होते ही डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब P1 और P2 के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत कम चेंजेस है, बहुत थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, और इन चेंजेस की वजह से जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आ रही है, ये ज़्यादा चेंज आ रही है। मतलब आप समझे कि चेंज दोनों ही हो रहा है, बट इन रिस्पेक्ट टू प्राइस हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी को हम लोग हाईली इलास्टिक डिमांड और मोर इलास्टिक डिमांड हम लोग कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं वो चीज़ मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो हमारे डिमांड कर्व है, यहाँ पे अगर आप डिमांड कर्व देखें तो ये वाली लाइन हमारी डिमांड कर्व है, और ये थोड़ी फ्लैटर जा रही है, ये हमारी फ्लैटर है। फ्लैटर का मतलब क्या, फ्लैटर का मतलब इस तरीके से जो हमारी लाइन जा रही है, जो थोड़ी फ्लैट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो थोड़ी हमारी फ्लैटर है हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में। तो ये हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लेस इलास्टिक डिमांड पे।
तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड का पूरा ऑपोजिट होता है। मतलब वहाँ हमने क्या देखा था कि प्राइस में थोड़े से चेंजेस हो रहे थे और डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होंगे और डिमांड में क्या होगी, कम चेंजेस होंगे। तो ये हाईली इलास्टिक डिमांड का क्या होता है, पूरा ऑपोजिट केस होता है। तो यहाँ पे आप पढ़िए, इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आ रही है वो कम चेंज आ रही है एज कम्पेयर टू प्राइस। मतलब प्राइस में हमारी ज़्यादा चेंजेस आ रही है और डिमांड में कम चेंजेस आ रही है। तो इस केस में जो कमोडिटी की जो डिमांड होती है उसको हम लोग लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी प्राइस मान लीजिए 20% से, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दी हूँ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए कि आपकी 20% से आपकी प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज़ हो रही है। तो 20% से प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से, तो यहाँ पे 20% से अगर आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो 20% से प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी डिमांड में 20% का चेंजेस नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपकी 20% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड आपका 10% से ही कम हो रहा है। ठीक है, डिमांड अगर आपका 20% से ही कम होता ना तो आप कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट चेंज है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक ही हो जाता। जहाँ पे चेंजेस हमारे सेम होते हैं ना कि 20% अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी हमारा 20% ही डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं हम लोग। खैर उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे लेस इलास्टिक डिमांड के केस में मैं आपको बताना चाहती हूँ, चेंजेस दोनों में हो रहे हैं बट प्राइस में क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड। ठीक है, प्राइस में हमारे 20% के चेंजेस हो रहे हैं, तो 20% के चेंज होने की वजह से डिमांड में हमारी बस 10% की ही चेंज हो रही है, 10% की ही चेंज हो रही है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड, इसी वजह से इसको लेस इलास्टिक डिमांड हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस में ज़्यादा चेंज होने की वजह से भी हमारी डिमांड पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। मतलब प्राइस अगर ज़्यादा कम भी हो जाता है, प्राइस अगर बहुत कम भी अगर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी डिमांड पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, कोई हमारा डिमांड कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो गया। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेस इलास्टिक डिमांड में किस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ईडी इज स्मॉलर देन 1, मतलब कि लेसर देन 1। ईडी क्या है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमारा छोटा है, 1 के कंपेरेटिवली छोटा है। मतलब ये कि जैसे कि प्राइस में चेंजेस हमारे 1 रुपीज़ की हो रही है। ठीक है, प्राइस में 1 रुपीज़ की चेंज होने की वजह से भी हमारे डिमांड में 1 रुपीज़ की चेंज नहीं हो रही है, हमारे डिमांड में 0.5 की चेंजेस हो रही है, 0.5 यूनिट्स की चेंजेस हो रही है हमारी डिमांड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारी प्राइस में जितना भी इंक्रीमेंट या जितना भी डिक्रीज़ हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारे जो डिमांड पे जो असर पड़ रहा है, डिमांड उसकी वजह से हमारी डिमांड बहुत कम ही यूनिट से इंक्रीज़ हो रही है या फिर बहुत कम यूनिट से डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये कि जैसे कि प्राइस में जैसे आपकी 2 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हुई, तो आप जानते हैं कि प्राइस एंड डिमांड में हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। तो 2 रुपीज़ की प्राइस को इंक्रीज़ होने की वजह से 2 यूनिट्स का डिमांड हमारा डिक्रीज़ नहीं हुआ है, हमारा डिमांड बस 1 यूनिट का ही डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो चेंज दोनों में आ रहे हैं, एक में 2 रुपये का चेंज आ रहा है और एक में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, बट डिमांड में हमारा छोटा चेंज आ रहा है, बस 1 ही यूनिट का आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। प्राइस में हमारे 2 रुपये के चेंजेस आ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कि हाईली इलास्टिक में क्या होता है ना, हाईली इलास्टिक में डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, और लेस इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड में हमारा कम चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैं टेबुलर एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस हमने कितना लिया है। फर्स्ट केस में प्राइस 10 रुपीज़ का हमने लिया है, और 10 रुपीज़ का प्राइस जहाँ पे हमने लिया है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे देखिए कि जहाँ हमारी प्राइस 10 रुपीज़ है ना, वहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड कितनी ली है, 120 यूनिट्स की ली है। जैसे ही हमारी प्राइस क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, 10 रुपीज़ से हमारी प्राइस इंक्रीज़ होकर 15 रुपीज़ हो गई, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। हमारी डिमांड कितनी हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसमें इसकी वजह से क्या हुआ, आप अगर ये चीज़ देखिए कि आपकी प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हुई, आपकी डिमांड कम हो गई। अब इन सारे वैल्यूज़ को, मतलब कि प्राइस में कितना चेंजेस आया, प्राइस में आपके 5 रुपीज़ का चेंजेस आया। ठीक है, डिमांड में आपका कितना यूनिट्स का चेंज आया, आपका 100 यूनिट का डिमांड, सॉरी 20 यूनिट्स का आपका डिमांड में चेंज आया है। ठीक है, 20 यूनिट्स का आपका डिमांड चेंज हुआ है, 20 यूनिट्स आपका डिमांड क्या हो गया है, कम हो गया है 5 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब सारे ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस को जब कैलकुलेट किया, तो जब आप इस सारे वैल्यूज़ को जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। जब इन सारे फॉर्मूले का जब आप यूज़ करेंगे, और प्राइस का भी एक फॉर्मूला था, जहाँ हमने क्या देखा, प्राइस का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्राइस डिवाइड करेंगे इनिशियल प्राइस से, इसको 100 से इंटू कर देंगे। ये हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड था। इस फॉर्मूले में जब आप इसको पुट करेंगे ना, प्रोपोर्शनेट मेथड वाला मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया है, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा था, लास्ट वीडियो में हमने इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, मैंने प्रोपोर्शनेट मेथड आपको बताया था। वहाँ पे क्या था, चेंज इन क्वांटिटी, इसको डिवाइड करेंगे चेंज इन प्राइस से, उसके बाद इंटू करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनिशियल प्राइस एंड डिवाइड में हमारा आ जाएगा इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को पे जब आप पुट करेंगे सारे वैल्यूज, चेंज इन क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई, 20 यूनिट्स की हो गई, प्राइस में आपकी 5 रुपीज़ की चेंजेस आई है।
इनिशियल प्राइस आपकी कितनी थी, 10 रुपीज़ थी और इनिशियल क्वांटिटी 120 यूनिट्स थी। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट होकर आपका आंसर आ जाएगा। उससे आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी जब कैलकुलेट होकर आ जाएगी तो उससे आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है। जैसे कि अगर 1 से ज़्यादा अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब मोर इलास्टिक है। 1 से अगर कम आ रही है इसका मतलब ये कि आपकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। अगर इसका आंसर अगर सपोज़ मान लीजिए 0.6 आ रहा है तो मतलब लेस इलास्टिक हुई, और अगर मान लीजिए 2 आया तो मोर इलास्टिक हो गई, है ना, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। अब इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर मैं आपको प्लॉट करके बताऊँ, तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखिए कि इस वाले सेगमेंट में देखिए यहाँ पे पहले जहाँ पे क्वांटिटी है, और यहाँ वाले देखिए जहाँ पे हमने हमारी प्राइस चेंज हुई है। जब P1 प्राइस हमारी थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, Q1 थी। आप यहाँ से देखिए पहले हमारी प्राइस क्या थी, P थी। आप P1 से भी देख सकते हैं, पहले हमारी प्राइस P थी। जब हमारी प्राइस क्या थी, P थी, तो हमारी डिमांड Q थी। जैसे ही हमारी प्राइस इंक्रीज़ हुई, P1 हुई, हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। बट यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखिए तो प्राइस में हमारी इंक्रीमेंट ज़्यादा हुई है। अगर आप इस वाले एरो पे फोकस करिए, इस वाले एरो पे फोकस करिए, प्राइस वाला जो मैंने एरो बनाया है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा बड़ा एरो है एज़ कम्पेयर टू यहाँ वाला एरो जो Q1 और Q के बीच में हमने बनाया। तो प्राइस में आपके ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांड में आपके क्या आ रहे हैं, छोटे से चेंजेस आ रहे हैं, कम चेंज आ रहा है। तो ये हमारा लेस इलास्टिक डिमांड का केस होता है, जहाँ पे डिमांड कर्व अगर आप देखें तो फ्लैटर यहाँ पे डिमांड कर्व नहीं है, डिमांड कर्व आपका यहाँ पे जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस केस में लेस इलास्टिक डिमांड के केस में हमारा डिमांड कर्व स्टीपर होता है। अब फ्लैटर और स्टीपर के बीच में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए फ्लैटर का मतलब ऐसे है एंड स्टीपर का मतलब थोड़ा खड़ा होकर जब जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा ना। मतलब ये देखिए कि बहुत ज़्यादा ये आपका एक्स एक्सिस से बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा ये झुका हुआ नहीं है। लेकिन फ्लैटर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है। तो स्टीपर यहाँ पे लेस इलास्टिक के केस में क्या होता है, ये स्टीपर आपका यहाँ पे डिमांड कर्व होता है। ठीक है, आपको अपने एग्ज़ाम में ये चीज़ भी लिखना ज़रूरी होगा कि किस केस में आपका जो डिमांड का वो फ्लटर होता है और किस केस में स्टीपर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस के कंपैरेटिवली डिमांड में बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग लेस इलास्टिक डिमांड इसे कहते हैं। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो होता है जहाँ पे हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के। मतलब ये कि जितनी हमारी प्राइस में चेंजेस आ रही है उतनी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंजेस आ रही है। प्राइस अगर 10% से इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड हमारी 10% से डिक्रीज़ हो रहा है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ये होता है। तो अब आप इसको पढ़ के देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जो हमारी प्राइस में चेंजेस आ रही है वही हमारी डिमांड में भी चेंजेस आ रही है। देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ऐसे कमोडिटी की डिमांड को हमने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और इसको लिखते हैं हम लोग कैसे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, ED इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि जितना चेंज हमारी प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज हमारी डिमांड में भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिनोट कॉन्स्टेंट चेंजेस, मतलब कि कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्राइस में अगर 10% से इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी हमारा 10% से डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चेंजेस, दोनों चीज़ में चेंज, डिमांड में भी चेंज और प्राइस में भी चेंज एक समान होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बता दिया। अब इसको टेबुलर एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, तो यहाँ पे आप प्राइस देखिए। तो प्राइस हमारी क्या थी, फर्स्ट केस में प्राइस हमारी 15 रुपीज़ थी। तो 15 रुपीज़ जब हमारी प्राइस थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, हमारी डिमांड 100 यूनिट्स की थी। जैसे ही प्राइस हमारी क्या हुई, कम हुई, 10 रुपीज़ हो गई, प्राइस हमारी 5 रुपये से कम हुई, तो हमारी डिमांड भी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, 150 यूनिट हो गई। ठीक है, अब जब इन सारे वैल्यूज़ को आप अपने फॉर्मूले में कैलकुलेट करके, मतलब पुट करके रखेंगे ना, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आपकी प्राइस में जो चेंज आई है और जो डिमांड में जो चेंज आई है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपकी इस एरो पे आप फोकस करिए। ठीक है, एरो पे अगर आप फोकस करिए तो वाई एक्सिस पे हम एज़ यूजुअल हम प्राइस लिए हैं, और एक्सिस पे एज़ यूजुअल हम डिमांड लेते हैं, तो डिमांड ही लिए हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ही लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमने डिमांड लिया है। तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस जब आपकी पी थी ना तो आपकी डिमांड एम थी। जैसे ही प्राइस आपकी कम हुई वैसे ही आपकी डिमांड का भी इंक्रीज़ हो गई। बट जितनी इंक्रीज़ हुई है वो दोनों चीज़ सेम है। इसका एरो अगर आप देखिए तो इन दोनों के एरो मतलब क्या है, सेम है। मतलब जितना आपका प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है उतना ही आपका डिमांड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 10% से अगर आपकी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, 10% से ही 10% से प्राइस अगर आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो 10% से ही डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, 10% से ही अगर प्राइस आपकी इंक्रीज़ भी हो रही है तो 10% से ही आपकी डिमांड डिक्रीज़ भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है, आप इसके गैप को देखकर समझ सकते हैं। पी और P1 के बीच में का गैप देखिए और M और M1 के बीच का गैप देखिए, दोनों गैप हमारे इक्वल है। इसीलिए यहाँ पर डिमांड देखिए, डिमांड कब आपका कैसे जा रहा है, डिमांड कब आपका, तो इस केस में अगर आप अपने डिमांड देखिए तो आपका डिमांड कर्व क्या है, एकदम परफेक्ट है। ना ही ये स्टीपर है और ना ही ये फ्लैटर है। ठीक है, एकदम परफेक्ट है आपका डिमांड कर्व यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आज आपको क्या चीज़ बताया, यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा
कंप्लीट करा दिया है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक क्विक रिकैप में अगर आपको बताऊँ तो क्विक रिकैप में मैं आपको बताऊँगी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारे क्या होता है कि प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंजेस होना मतलब ना के बराबर चेंजेस होते हैं और हमारी डिमांड जो होती है या तो इन्फिनिटी हो जाती है या तो जीरो हो जाती है। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारी डिमांड जीरो हो जाती है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। या फिर थोड़ा सा भी प्राइस अगर डिक्रीज़ होता है ना के बराबर तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होकर इन्फिनिटी हो जाती है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड में प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का डिमांड पे कोई असर पड़ता ही नहीं है। ठीक, हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होता है एंड लेस इलास्टिक डिमांड के केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेसर देन 1 होता है। यूनिटरी इलास्टिक के केस में क्या होता है कि हमारा जो चेंजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होता है इस केस में, यूनिटरी के केस में। तो यहाँ पे मैंने आज आपको ये पूरा कवर करा दिया एंड आई होप मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको कवर कराया है और बीच-बीच में जहाँ भी मुझे जो चेंजेस करने थे वो मैंने कर भी दिए हैं। आपने नोटिस किया भी होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।